26 नवंबर 2008 की शाम हमेशा की तरह मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अब से बस कुछ ही घंटे बाद मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे मुंबई शहर कभी नहीं भुला पाएगा। मुंबई को दहलाने के लिए आम कपड़ों में आम दिखने वाले 8 लड़के स्पीड बोट से बुधवार पार्क में उतरते हैं। इतना नॉर्मल दिखने के बावजूद भी इन लड़कों को देखकर वहां के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इन लोगों में मौजूद भरत तमोरे नाम के एक आदमी को अजीब लगने के साथ साथ कुछ मिस्टीरियस भी फील हुआ। इसलिए उन्होंने फौरन सभी लड़कों को रोककर उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल पर पहले तो सभी हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कोई खुद को स्टूडेंट तो कोई कुछ बताता है। लेकिन इतने में उन लड़कों में से एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अपने काम से काम रखो। स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों ये जो वीडियो है एक तरीका से कह सकते हैं कि दुख भरा वीडियो है। 26 नवंबर 2008 मुंबई अटैक, जहां पे कई जगह पे हमला हुए थे। कह सकते हैं कि रोड पे भी हमला हुए थे, जहां पे टैक्सी को उड़ा दिया गया था बॉम्ब से। अजमल कसाब निकम्मा चला गया, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे निर्दोष लोग थे जिन्हें पता ही नहीं कि होने क्या जा रहा है। आम जिंदगी जीने के लिए वो अपने व्यवस्था के लिए जो है काम पे गए और काम से वापस लौट रहे थे। उस समय रेलवे स्टेशन पे जाके जो है खून का होली खेला। और उसके बाद ताज होटल में, विवेक ओबराय होटल में, ऐसे कई जगह पर जो है एक साथ हमला किया गया। दोस्तों बहुत आदमी समय के साथ साथ होता क्या है, जो इस चीज को भूल जाते हैं। हम इस चीज को जो है रिएक्ट करके आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमें वो काला दिन अब भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि हम अगर बुरे वक्त को याद रखते हैं तो अच्छा आने वाला समय का जो है सही मार्गदर्शन कर पाते हैं। नहीं तो अगर भुला देंगे तो कहावत है, जो पीछे से अगर नहीं हम सीख के आते हैं तो आगे गलती फिर से कर जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है 26/11 मुंबई अटैक के ऊपर जो है वीडियो हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो आइए हम लोग पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे रिएक्ट। दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है, जो कोई नए व्यूअर मेरे चैनल पे आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को लाइक कर दे, कमेंट करें आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, किस तरह का वीडियो चाहते हैं। जरूर हम कोशिश करेंगे आपका डिमांड पूरा करने की। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग वीडियो वॉच करते हैं। 26 नवंबर 2008 की शाम हमेशा की तरह मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अब से बस कुछ ही घंटे बाद मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे मुंबई शहर कभी नहीं भुला पाएगा। मुंबई को दहलाने के लिए आम कपड़ों में आम दिखने वाले 8 लड़के स्पीड बोट से बुधवार पार्क में उतरते हैं। इतना नॉर्मल दिखने के बावजूद भी इन लड़कों को देखकर वहां के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इन लोगों में मौजूद भरत तमोरे नाम के एक आदमी को अजीब लगने के साथ साथ कुछ मिस्टीरियस भी फील हुआ। इसलिए उन्होंने फौरन सभी लड़कों को रोककर उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल पर पहले तो सभी हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कोई खुद को स्टूडेंट तो कोई कुछ बताता है। लेकिन इतने में उन लड़कों में से एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अपने काम से काम रखो। रात का वक्त था और ऐसे में एक ही उम्र के 8 लड़के कंधों पर 2 बड़े बड़े बैग लेकर बिना कुछ बताए वहां से निकल लेते हैं। भरत को इन लड़कों पर शक होता है, जिस कारण वो आगे चलकर इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को भी देते हैं। लेकिन पुलिस बात को हल्के में लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करती। बाद में कार्रवाई ना करना ही मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर समय रहते मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद मुंबई में मौत का तांडव ना देखने को मिलता। शायद उस दिन का इतिहास 166 लोगों के खून से सना नहीं होता। वहां से निकलने के बाद सभी लड़के 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर टारगेट की गई लोकेशंस की तरफ निकल पड़ते हैं। इन लोकेशंस में सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। सारी जगह वहां से बस कुछ ही दूरी पर थी। हालांकि समुद्र के रास्ते से आई बोट में 8 नहीं बल्कि टोटल 10 लड़के थे, जहां 10 में से 8 लड़के बोट से उतरकर सड़क के रास्ते अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच रहे थे, तो वही बाकी के 2 लड़के अपनी टारगेट ओबरॉय होटल तक पहुंचने के लिए बोट का ही इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जहां ये लड़के अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए तेजी से अपनी अपनी लोकेशंस की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो वही दूसरी ओर मुंबई हमेशा की तरह अपनी धुन में बस चलती जा रही थी। लोग रोज की तरह काम काज में बिजी थे, लेकिन अचानक मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठती है। मुंबई के लिए यह आवाजें नहीं थी। अंडरवर्ल्ड के गुटों में अक्सर शूट आउट होता रहता था। थोड़ी बहुत गोलीबारी तो मुंबई के लिए आम बात थी।
लेकिन आज कुछ बड़ा हुआ था, इतना बड़ा कि जिसकी आवाज ने देश को सुन्न करके रख दिया था। इस धमाके और अंधाधुंध गोलीबारी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से होती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटों की देरी से चल रही थी। यात्रियों को यह कहां पता था कि यह देरी उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। इस्माइल खान और अजमल कसाब नाम के दो लड़के एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं और ऐसे खौफनाक मंजर को जन्म देते हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। यहाँ पहुंचकर जहां कसाब पागलों की तरह हंसते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, तो वही इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्यों और किस कारण उन पर ऐसा हमला किया जा रहा है। चारों ओर बस गोलीबारी और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। लगातार गोलियों की आवाज और बॉम्ब धमाकों से लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो वही छुप जाता है। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच दोनों इस तरह फायरिंग कर रहे थे जैसे मानो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इन दोनों आतंकियों का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अधिक से अधिक लोगों की मौत। स्टेशन पर काम करने वाले लोगों और रेलवे पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए। फिर भी दोनों आतंकियों को रोकने के लिए रेलवे पुलिस हर एक कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। दरअसल दोनों लड़के पहले से ही प्लान बनाकर आए थे और उनके पास हर तरह के हथियार मौजूद थे, लेकिन रेलवे पुलिस के पास केवल उनकी ड्यूटी रिवॉल्वर ही मौजूद थी, जिस कारण वो इनका सामना नहीं कर पाते और वही शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच रेलवे स्टेशन के ही एक कर्मचारी विष्णु दत्ताराम अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनाउंसमेंट करके सभी पैसेंजर्स को आगाह करते हैं कि वो फौरन स्टेशन को छोड़कर अपनी जान बचाए। अनाउंसमेंट सुनते ही कई लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन आतंकियों का हमला इतना भयानक था कि केवल 1 घंटे में 58 लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, तो वही 104 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब CST रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी चल रही होती है तभी मुंबई पुलिस को इस घटना की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती एक और खूनी खेल खेला जाता है और इस बार लोकेशन अलग थी। मुंबई के फेमस लियोपोल्ड कैफे में उन्हीं 10 में से 2 आतंकी शोएब और नाजिर एकदम CST रेलवे स्टेशन जैसी ही घटना को अंजाम देते हैं। लियोपोल्ड कैफे में अपनी शाम को हसीन बनाने में डूबे हुए लोगों को आने वाले पल की कोई खबर नहीं थी। दोस्तों इसमें लेकिन हम एक सबक जरूर सीख सकते हैं इस घटना से कि हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यौरा होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनका फेलियर माना जाएगा इस चीज को। हम अपने गलती को छुपा करके जो है महान नहीं बन सकते। हमें अपनी गलती को भी बाहर उजागर करना होगा। जो हमारे ऑफिसर जो थे, जो जितने भी ऑफिसर है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, क्या उन्हें मतलब इस चीज का भनक तक नहीं लगा? ये प्लानिंग लगभग हमको लगता है वर्षों में पूरा हुआ होगा आतंकवादियों का। क्या इसमें सेंधमारी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, समुद्री रास्ते से वो लोग आए, क्या कोस्ट गार्ड जो है हमारे समुद्र में, क्या उनको जो है मतलब चेक करने का या बाकी चीज करने का कोई व्यवस्था नहीं है? कोई सर्वेलेंस सिस्टम नहीं है? जहां पे वो उतरे वहां पे क्या सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है? होना चाहिए, खास करके ऐसे जगहों पे जहाँ पे बाहर से जो है इंटेलिजेंस हो, मतलब जहाँ पे शंका है कि यहाँ से कुछ न कुछ गतिविधि हो सकते हैं अनलीगल, वहां तो सिक्योरिटी का परफेक्ट इंतजाम होना ही चाहिए। और बाकी इन लोगों का भगवान बोलते 72 हुरों के पास जाएगा। अरे यार कमीने, तुम 72 हुरों के पास ऐसे गंदा काम करके जाओगे? अच्छा करोगे तभी ना, मेरे भी धर्म में है, तुम्हारे भी धर्म में, अच्छा कर्म करोगे तभी तो अच्छा जन्नत में तुम जाओगे। लेकिन ये काम करोगे तो जन्नत में तुम जाओगे? तुम ऐसा काम किए हो कि तुम अगर 1000 बार जन्म लो तो तुझे 1000 बार कत्ल करे तो भी सामने वाले को गुनाह नहीं लगेगा। ऐसा कांड तुमने किया है और बहुत बड़ा घाव है दोस्तों ये भारत के ऊपर। और ये सब कहां से हो रहे हो तो आप भी जानते हैं, पूरे पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, इसीलिए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। और मैं तो बोलता हूँ जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं कोई बेकसूर नहीं है। सामने वाला जो बोलता है ना कि वहां का जनता बेकसूर है, जी नहीं सर, ये गलत आप बोल रहे हैं। जनता वहां का बेकसूर नहीं है, जनता का भी उसमें प्रॉपर हाथ है। इसलिए वो रोटी के लिए तरस रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे पानी, रोटी, बिजली, हर चीज के लिए तरसते हुए मरे, क्योंकि आप दूसरे को जब कष्ट देंगे तो कष्ट आपके ऊपर भी आएगा। क्या खुदा भगवान वो नहीं जानते इस बात में कि ये सामने वाले का थिंकिंग गलत है, गंदा सोच रखता है ये?
आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। पार्टियों में मशगूल लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी। वो खुशी और जश्न के माहौल में खोए हुए थे कि तभी दो जवान लड़के हाथों में हथियार लिए कैफे में बैठे हर एक शख्स के खून के प्यासे बन जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक बेहद जाना माना कैफे है, जहां लोगों की हमेशा भीड़ रहती है। इस कैफे पर फॉरेनर्स का भी हमेशा से आना जाना रहा है। कैफे की पॉपुलैरिटी और फॉरेनर्स की प्रेजेंस के कारण ही इस कैफे को टारगेट किया जाता है। दोनों आतंकी लियोपोल्ड कैफे में घुसते ही कई राउंड फायरिंग करते हैं। अचानक से की गई अंधाधुंध फायरिंग से कैफे में बैठे कई लोग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाते, जिस कारण इस हमले में कई विदेशी और भारतीय लोग मारे जाते हैं। मुंबई में लगातार 2 अटैक्स होने के बाद भी बात यहाँ नहीं थमती है। अभी तो बस शुरुआत हुई थी और अभी कई बड़े हमले बाकी थे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी जानी थी। लियोपोल्ड कैफे को टारगेट करने के बाद ये दोनों आतंकी ताज होटल की ओर अपना रुख करते हैं, जहां पहले से ही इनके 2 गैंग मेंबर पहुंच चुके थे। लगातार हो रहे अटैक से चैन की नींद सो रहे लोग जाग जाते हैं। लोगों को उनके घर में ही रहने की सलाह दी जाती है। सब कुछ इतना अजीब और तेजी से हो रहा था कि किसी को सोचने और संभलने तक का वक्त नहीं मिल पाता। हर गुजरते मिनट के साथ मीडिया में अटैक की न्यू हेडलाइन फ्लैश कर रही थी। चंद घंटों पहले शुरू हुआ ये हमला ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि हर तरफ से सिर्फ गोलीबारी और बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें ही सामने आ रही थी। अपनी तेजी के लिए मशहूर मुंबई कुछ समय के लिए रुक सा जाता है। शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस को ये सब एक गैंग वॉर लगता है, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस को भी समझ आ जाता है कि ये कोई गैंग वॉर नहीं बल्कि एक फुल्ली प्लान टेररिस्ट अटैक है। मुंबई में उस दिन एक ही समय पर कई जगह हमले हो रहे थे। जब सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे में हमला हो रहा था, तभी आतंकियों का एक और ग्रुप ताज होटल को निशाना बना रहा था। ताज होटल पर अटैक की इतनी जबरदस्त प्लानिंग की गई थी कि जिस समय ताज होटल पर हमला किया जाता है, उस समय होटल के मैक्सिमम रूम्स बुक थे। हमले के वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी के कई डेलीगेट्स भी होटल में मौजूद होते हैं। इत्तेफाक से उस दिन गौतम अडानी भी ताज होटल में ही मीटिंग कर रहे होते हैं। हालांकि अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही अडानी बाहर की ओर जाने लगते हैं, वैसे ही उनकी टीम उन्हें एक और मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करती है, जिस कारण बाहर निकलने के बजाय वो वापस से मीटिंग रूम में चले जाते हैं। एक तरफ अडानी मीटिंग के लिए जाते हैं तो दूसरी ओर अब तक आतंकियों का तीसरा ग्रुप हाफिज और जावेद ताज होटल के मेन एंट्रेंस से होटल में घुस जाते हैं। उनके होटल में एंटर करते ही होटल ताज गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंज उठता है। जैसे ही अडानी की टीम को इस हमले के बारे में पता चलता है, अडानी को तुरंत किचन के जरिए बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां वो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा, इसका कहानी इतना लंबा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दर्द भरा कहानी है, लेकिन इस वीडियो को हम लंबा नहीं ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो पब्लिक जो है बोर फील करता है। इसलिए हम इस वीडियो को जो है शॉर्ट में ही आपको हम उसके 3 पार्ट बनाकर दिखाएंगे। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको दिखाया जो किस तरह का ये जो है प्लानेट आतंकवादी हमला था। इसका जो है पूरे तरह से लिंक जो है पाकिस्तान से पाया गया। अजमल कसाब जो जिंदा पकड़ा गया था, उन्होंने पूरा अपने माता पिता का नाम तक बताया कि हमारा फन्ना जगह माता पिता है। और पाकिस्तानी मीडिया में भी एक खबर आई थी और पाकिस्तानी इस पे भी मतलब दिखाया गया था टीवी चैनल पे भी कि जो है अजमल कसाब का माता पिता ये रहे। अरे पाकिस्तानियों बेगैरत, तुम लोग दूसरे को क्या मारोगे? जिसको खुदा रखे उसको कौन मारेगा? कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। लेकिन हाँ, थोड़े देर के लिए तुम उसको हानि पहुंचा देते हो, लेकिन उसका नुकसान तुम्हें कितना हो रहा है तुम्हें पता है? तुम लोग तो जाहिल हो। जाहिल को क्या पता चलेगा कि उसका मतलब रिटेलिएट क्या होता है? तो उसके लिए तुम लोग जो है तरस तरस के मरोगे, भूख से मरोगे, किल्लत, ऐसा हालात हो जाएंगे तुम्हारे जो तुम सोच नहीं सकते हो। हमारे महाभारत में एक तो क्या बोलते हैं, अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा, उसको जो है भगवान श्री कृष्ण जो है श्राप दिए थे, क्योंकि अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था उसको मारने के लिए जो है अहंकार में वो जो है ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका रक्षा किया और उस बच्चे का जन्म भी हुआ। और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम जो है तुम्हारा स्थिति बद से बदतर हो जाएगा। वही हाल तुम लोगों का होगा। पाकिस्तानियों, तुम लोग आतंकवादी गतिविधियों में हमेशा मुलविस रहते हो, अच्छे काम नहीं करते, नेक काम नहीं करते, और फिर बोलते हो हम जन्नत में जाएंगे। तुम जन्नत में जाओगे। दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।
बाकी जय हिंद दोस्त।